अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। दुआ ज़हरा केस में कुछ और इबहम, कुछ और गलतियाँ, कुछ और बातें और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग आपको यूट्यूब पे पागल बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वो क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब भी दुआ ज़हरा के केस का मामला आया, तो मैंने जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड तो दुआ ज़हरा से बात की, लेकिन एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया कि दुआ ज़हरा का फ़िलहाल ये कहना है कि वो मीडिया पर आकर बात नहीं करना चाहती। कल परसों मैंने उनके वालिद को देखा, वो एक शो में बैठकर ये बात कर रहे थे कि वो इस कदर शाय हैं कि वो कभी स्क्रीन के ऊपर आ ही नहीं सकते थे। ज़ाहिर बात है, उनकी बेटी का हादसा, जब ये हादसा ही हुआ ना कि जब बेटी घर से चली गई, तो उसके बाद से उनके वालिद कहते हैं कि मुझे हर टेलीविज़न पर आकर बात करना पड़ती है। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़ाहिर बात है, हर इंसान के लिए आकर टेलीविज़न स्क्रीन को फेस करना एक बड़ी बात होती है, एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जनाब, अगर अभी फ़िलहाल वक्त की नज़ाकत को देखते हुए दुआ ज़हरा सामने नहीं आ रही, जो कि लोगों का मुबैना ये ख्याल है कि वो उसको ज़दोकोप करके रखा जा रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों को हवा दे रहा है। आप लोगों के साथ मैंने कई दफ़ा दुआ ज़हरा के जो वकील हैं, जो ज़हीर की तरफ से हैं, उनकी बातचीत करवाई है। और ऑफ द रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, यानी कि ऑन स्क्रीन अभी मैं बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस दे दूं कि मेरी दुआ ज़हरा के एक बहुत करीबी रिश्तेदार के साथ बात हुई है और उन्होंने इस बात को माना है कि किसी ग्रोह के साथ, किसी गैंग के साथ ज़हीर का ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, एक एस्पेक्ट ऐसा ज़रूर है कि लोगों ने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया होगा कि आप सब लोग जानते हैं कि अहले तशी है वो लड़की, और जो लड़का है वो अहले सुन्नत है, और उसको लेकर एक ज़िद का मामला चल रहा है, जिसकी वजह से उस लड़के को गैंग के साथ जोड़ा जा रहा है, उसको डार्क वेब के साथ जोड़ा जा रहा है, उसके वकील को किसी गैंग का सरगना कहा जा रहा है। जबकि ऑफ द रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी जो बात हुई है उसमें उनके ख़ानदान ने, दुआ ज़हरा के ख़ानदान ने खुद इस बात को माना है कि हाँ, इस बात की नापसंदीदगी ज़रूर है कि उनकी बेटी जो है वो घर से चली गई है, या उनकी बेटी ने पसंद की शादी कर ली है, या लेकिन इसका कोई गैंग वैंग से ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऑन स्क्रीन अगर वो लोग आते हैं तो डेफिनेटली उनका बयान जो है वो बदल जाता है। अब जनाब अली, हमारे एक बड़े प्यारे सहाफ़ी भाई हैं शाहिद सकलैन, उनके साथ भी राब्ता हुआ वकील का, दुआ ज़हरा के वकील का। उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड इंटरव्यू किया है। उसी के कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो सारी बातें हैं जो दुआ के वकील ने ऑलरेडी हमारे साथ की हुई है, हमारे चैनल पे आप लोगों ने देखी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोबारा से आपको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर दुआ के जो वकील हैं, उनसे जब इन्होंने ये सवाल पूछा कि लड़की की उम्र के बारे में ख़ास तौर पे जो बात हुई, उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया, निकाह ख़ां क्यों मुकर गया था, इसके ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया, किस गाड़ी पे वहाँ से दुआ यहाँ आई जिसका किराया कहा जाता है कि ज़हीर ने 22,000 रुपये अदा किया था, फिर ज़हीर का क्या सोर्स ऑफ इनकम था। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले उनकी ज़बानी सुना चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा से मैं आपको सुनाऊंगी। फिर उसके बाद ये कि किस गैंग से उसका ताल्लुक है ज़हीर का। फिर ये कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लड़की तो आपको पता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो माइनर थी, तो फिर उसके बाद क्या वो लड़की वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाएगी। और सबसे बढ़कर एक जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि 19 तारीख को सिंध हाई कोर्ट ने इन सबको तलब किया हुआ है, जिसमें दुआ और ज़हीर और उसकी पूरी फैमिली है। लेकिन सवाल ये है कि लोगों ने आकर आपको यूट्यूब पे ये कैप्शंस तो दिखा दिए हैं कि जनाब दुआ ज़हरा इतने अरसे बाद अपने वालिद को मिलने जा रही है, लेकिन क्या वो मिलने भी जा रही है या नहीं जा रही है, तो किसी ने आपको नहीं बताया। तो मैं आपको बता रही हूँ, दुआ ज़हरा अपने वालिद को मिलने के लिए नहीं जा रही, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट जो है वो जितनी बार मर्जी इनको यहाँ पर नोटिस जारी करेगा, ये लोग जाने का इरादा नहीं रखते। और कानून के ज़रिए से जिस तरीके से भी इन्होंने उसको डिले करना है, जो भी करना है, वो भी वकील साहब ने बता दिया है। चलिए जनाब, सबसे पहले आप लोग देखिए लड़की की उम्र के बारे में वकील साहब जो हैं उनका क्या कहना है। अगर इसको एज पर लॉ, जो लॉ ऑफ द लैंड है, अगर देखा जाए, जो एक रिस्ट्रिक्शंस और लगा दी गई हैं, क्योंकि निकाह अगर आप इसको सिंध में लेके जाएंगे तो सिंध में तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के तहत 18 ईयर्स है, बोथ की, ओके। ठीक है। मेल और फीमेल की। अगर आप ठीक है। पंजाब में लेके आ जाएं तो पंजाब, क्योंकि ये निकाह पंजाब में हुआ है, पंजाब की ठीक जो है। रिस्ट्रिक्शन बनती है पंजाब का कानून ही लागू होगा। और ठीक इस है। पंजाब के में 16 ईयर्स एज है ठीक है। बच्ची की, फीमेल की 16 ईयर्स है और मेल की 18 ईयर्स है। ठीक है। और इन चीज़ों को भी सामने रख लिया जाए, और यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रेसिडेंट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट की जजमेंट्स मिलती हैं। मैंने रिसेंटली अभी ये जजमेंट है कराची हाई कोर्ट की भी है, जिसमें हिंदू लड़की का मामला था। उसमें जी भी हाँ।
ऑनरेबल कोर्ट्स ने यही डिटरमिन किया कि जब लड़की एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर लेती है, अगर उसकी मेडिकल आ जाए कि उसने एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर ली है, तो वो शादी कर सकती है और वो निकाह नल एंड वाइड नहीं होगा। मुझे एक बात और बताएं। ठीक है, मैं यहाँ इंटरप्रिटेशन देखिए जी, यहाँ पे बात ये है कि कानून भी है और साथ में जजमेंट्स भी है। जजमेंट्स ठीक है। कब आती हैं? जजमेंट्स जो होती हैं वो लॉ की इंटरप्रिटेशन में आती हैं, और ठीक है। जजमेंट्स हमेशा कानून का हिस्सा होती हैं, बल्कि कानून ही होती हैं। जब इंटरप्रिटेशन हो जाती है तो वो कानून बन जाती हैं। हमारे ठीक पास अगर इन चीज़ों को देखा जाए, हमारे पास बहुत सारी ऐसी अरेंज मैरिजेस हो रही हैं जिनमें बच्चियों की एज 14-15 साल, 13 साल भी होती है, है। और ये केस टू केस वेरी करता है। अगर हम इस बात पे आ जाएं कि बच्ची की एज 18 साल नहीं है, 16 साल नहीं है, कम है, उस पे अगर हम ऑनरेबल कोर्ट्स में जाएंगे, वहां पे हमें मेडिकल के लिए ऑनरेबल कोर्ट्स भेज देंगे, और जैसे ही ठीक है। मेडिकल होगा, और मेडिकल जो रिसेंटली और जो प्रीवियस जजमेंट्स आ चुकी हैं उनमें एज ऑफ प्यूबर्टी को मलहूज़ खातर रखा गया हुआ है, ना कि समझ आया। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की जो डेफिनेशंस हैं उनको और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको, उसमें एज ठीक ऑफ है। प्यूबर्टी को रखा गया, और बच्ची की एज ऑफ प्यूबर्टी बच्ची ने अटेन कर ली हुई है। और जिस तरह के मुझे उसने बताया कि मेरी एज 18 साल है, मैं बालिग हूँ, तो ये शादी जो है नल एंड वाइड और निकाह नहीं हो सकता। बाकी मैं हर बंदे जी। की लीगल प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करना और चाराजोई करना, वो उनका राइट है, वो ज़रूर करें जी। यही जवाब इन्होंने हमें भी दिया, सबको दिया, मीडिया को दिया, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज ऑफ प्यूबर्टी होता है, बार बार लोग एक ही बात कर रहे हैं कि लड़की 18 साल की, 16 साल की बालिग होती है। पंजाब में लड़की 16 साल की बालिग होती है, सिंध में लड़की 18 साल की कानून के मुताबिक बालिग होती है। दूसरे नंबर पे एज ऑफ प्यूबर्टी किसको कहते हैं, प्लीज गूगल कर लें। अगर किसी लड़की की उम्र 10 साल भी है, लेकिन अगर उसने एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लिया है, मतलब वो कुदरती तौर पे बालिग हो चुकी है, मतलब उसका साइकिल स्टार्ट हो चुका है, तो कोर्ट जो है वो उसको बालिग ही तस्वुर, चाहे उस लड़की के पास उसके डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे उस लड़की के पास उसके डॉक्यूमेंट्स ना हो। अब बात कर लेते हैं कि वो गाड़ी पे जो आई थी और उसका किराया जो है वो जहीर ने दिया था, उसके बारे में ये वकील साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। दुआ ने मुझे बताया कि मैं खुद आई हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपको कौन लेके आया है? आप कराची से ठीक है। आई हो। उसने खुद बताया कि मैं खुद अकेली आई हूँ, रेंट की गाड़ी लेके आई हूँ, और तकरीबन कोई 22,000 और 25,000 जो रेंट था वो ज़हीर ने लाहौर में पे किया है। मुझे ये बताएं, मतलब कॉमन सेंस की बात है, तो ये बताएं, आपको लगता है कि एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, 13 साल है, वो खुद रेंट की गाड़ी लेके कराची से लाहौर आ सकती है? मतलब रास्ते में उसको किसी ने चेक भी नहीं किया, उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, एक ड्राइवर है, एक लड़की है, वो कराची से निकलते हैं, लाहौर आ जाते हैं। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है भी, पॉसिबल नहीं भी है। जब एक लड़की एक दिलेराना स्टेप ले लेती है अपने वालिदैन को छोड़ने का, तो वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा जी, अब मैं चाहती हूँ कि वकील साहब ये भी उनकी ज़बानी आप सुन लें कि जो उन्होंने शाहिद भाई को उन्होंने जवाब दिए हैं, बड़े डिटेल्ड आंसर दिए हैं, क्योंकि यही आंसर्स वो हमें देते आ रहे हैं, यही आंसर्स वो उनको दे रहे हैं। इसलिए मैंने चाहा कि वो, क्योंकि वीडियो कॉल के थ्रू उनसे बात कर रहे थे, वीडियो लिंक के थ्रू उनके साथ कनेक्टेड थे, तो उसी तरह से बात आप तक पहुँचे जैसे कि वो बता रहे हैं। क्योंकि मैं समराइज वे में भी आपको बता सकती थी, लेकिन समराइज वे में मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी। अब जनाब देखें कि जो वालिदैन ज़हीर के, क्या वो पहले से इस लड़की के साथ साजिश में इन्वॉल्व थे, या कि उसके भाग आने के बाद उन्होंने उस लड़की को कबूल किया? इसके बारे में वकील साहब क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए। ये तो मुझे ज़हीर ने नहीं बताया कि मेरे वालिदैन पहले राज़ी थे या नहीं राज़ी थे। लेकिन जिस वक़्त वो मेरे पास आए हैं, मैंने उसके बाद ज़हीर के भाई का जो शब्बीर है, उसका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिया और उसको कॉल करके मैंने बुलवाया है, और उसने उस ठीक है। निकाह में शमूलियत की है। ठीक है। उस वक़्त अच्छा, उसने मुझे कहा जी कि हाँ, ठीक है, आप पढ़ा दें, ठीक है, ये सारा मामला जो भी प्रोसीडिंग्स होनी है, जो हमारी लीगल कार्रवाई बनती है, वो करवा दें आप। ठीक है, मतलब वो इसमें शामिल था, मतलब साथ उसने कहा ओके ठीक है करवा दें। अगला सर, उससे अगला पहले सवाल। उसको नहीं पता था, वो उससे पहले हैरान हो गया था जब वो यहाँ पे मेरे पास आया। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये सिर्फ जहीर को पता था, इसके घर वालों को पता नहीं? जी, डेफ़िनेटली ये ज़हीर को, उससे मुझे भी लगा कि ज़हीर को ही पता था, और ज़हीर ने ये सारा मामला, तो उनका कॉन्टैक्ट था और ये सारा हुआ है। शब्बीर को तो यहाँ पे आने पे पता चला, जब उसको पता चला कि ये मामला अब हो गया है, तो डेफ़िनेटली हर बंदे ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए और आगे जो फर्दर किसी गलत स्टेप से बचने के लिए ये सारा कुछ तो करना पड़ता है। अच्छा, फिर एक जो कॉमन क्वेश्चन है कि किस गैंग से इनका ताल्लुक है, उसके बारे में इनका क्या फरमाना है, ये सुनिए।
इसमें कोई सदाकत नहीं है जी। मेरा जो किरदार है और मेरा प्रोफेशन और मेरा ऑफिस और हर चीज़ सब कुछ है यहाँ है, मैंने कोई हिडन नहीं रखा हुआ। मैं एक लॉ गेट के नाम से फर्म का सीईओ हूँ। मेरी अपनी फर्म ठीक है और पंजाब बार काउंसिल में मेरी बकायदा रजिस्ट्रेशन है, और ना ही ठीक मेरा है। कोई प्रीवियस ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि मेरा किसी गैंग के साथ ताल्लुक हो। बीइंग एज ए प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, मेरे पास सबने आना है, शरीफ लोगों ने भी आना है, जुराइम पेशा लोगों ने भी आना है, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, सबने आना है। लेकिन इस केस के पीछे किसी गैंग का, किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई ताल्लुक वास्ता दूर-दूर तक बल्कि है ही नहीं, किसी के ज़हन में भी ऐसी बात नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वहाँ पे फिर मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूँगी, कि 19 तारीख को नोटिस मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग चले जाएंगे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जो यूट्यूबर्स आपको ये पागल बना रहे हैं कि 19 तारीख को बाप और बेटी मिल जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली, हालांकि होना चाहिए। और दुआ जहरा के जो और ज़हीर के जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने कई दफ़ा दुआ को ये कहा है कि फ़ोन पे वो रब्ता करें उनके वालिदैन के साथ, जो कि उनको करना चाहिए एथिकली, अपने वालिद से बात करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि अगर अपनी मर्ज़ी से शादी किया तो वो उनको एक्सेप्ट कर लें। फिर उसके बाद वालिदैन की मर्ज़ी कि वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, लेकिन दुआ का अपने वालिद से एथिकली बात करना ज़रूर बनता है। लेकिन वकील साहब ये कहते हैं कि वो बात नहीं करना चाहती है और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे और आराम तरीके से गुजार रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफ द रिकॉर्ड मेरी उनकी फैमिली के साथ बात हुई है और उन्होंने खुद कहा है कि किसी गैंग के साथ भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऑन स्क्रीन कोई क्या बयान देता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं, और इसी के साथ कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी। और कुछ दिन के लिए कुछ लोग जो तनकीद कर रहे थे मेरे ऊपर कि नहीं जी आप गलत कह रही हैं, बाकी सब लोग सच कह रहे हैं, तो थोड़े दिनों में आपके सामने सच साबित हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। उस वक्त आप लोग मानने पे भी मजबूर होंगे, शर्मिंदा भी होंगे। वो लोग शर्मिंदा होंगे जो तनकीद करते रहे और माफ़ी भी मांगेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और जनाब इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।